दोस्तों आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा जंगल जहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान में बह रहे बादलों को छू रहे हो। जल की धाराएं जब पर्वतों पर पड़ती तो मानो ऐसा लगता कि उन्हें देखते ही रह जाए। सुनहरी किरणें जब पत्तों पर पड़ती और इधर से उधर जाती तो मानो ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो और इधर उधर दौड़ रहा हो। कई तरह के अनजाने और कभी ना देखे गए पक्षी आसमान में कुछ इस तरह उड़ रहे हो मानो वो इंद्रधनुष के रंग बिखेर रहे हो। धुंध के कारण हर एक पहाड़ ऐसा लगता है मानो कि वो एक रहस्य छुपा रहा है, जहाँ के बाघ अपनी धार से ये बताना चाहते हो कि वो अपना जीवन वापस लौटा रहे हैं। दोस्तों मैं किसी कविता का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व की। दोस्तों ये पन्ना टाइगर रिजर्व एक सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व रहा, जहाँ एक समय में इधर बाघों की संख्या लगभग शून्य के बराबर थी। लेकिन आज के समय में इस जगह पर लगभग 785 बाघों की संख्या बताई जाती है। लेकिन दोस्तों आखिर क्यों पिछले कुछ समय से इधर बाघों की संख्या होती ही जा रही है और आखिर सरकार क्या कर रही है इसमें? जहाँ पर सरकार को इस पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की हत्या के लिए कुछ करना चाहिए, वहीं पर आखिर सरकार इस पन्ना टाइगर रिजर्व में डैम बनाने के लिए लाखों की संख्या में पेड़ों को क्यों काट रही है? और आखिर क्या डैम को बनाना जरूरी भी है? और दोस्तों आखिर सरकार हमसे क्या छुपा रही है जो कि एक बड़े मुद्दे का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हम मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक 2 साल के रेस्क्यू की गई बेबी टाइगर की वहीं के बफर जोन यानी प्रोटेक्टिव एरिया में डेड बॉडी पाई गई। उसी तरह इसी साल 21 अप्रैल को एक हाईली डिकम्पोज्ड अडल्ट मेल टाइगर का स्केलेटन पाया गया और उसी तरह उसके अगले दिन यानी 22 अप्रैल को एक यंग अडल्ट मेल टाइगर की डेड बॉडी पाई गई। लेकिन दोस्तों हमारे देश भारत में बाघों को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर इनकी हत्या होना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। जहां मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है यानी बाघों का राज्य, वहीं साल की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश में लगभग 28 बाघों की हत्या का दावा किया गया है। लेकिन दोस्तों क्या आप इसका रीजन जानते हैं? दोस्तों हमारे देश भारत में बाघों को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिना जाता है और जहां पहले भी इन बाघों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जहां सभी जानवरों को पोचिंग एनिमल हंटिंग को इलीगल कर यानी बैन कर बचाया जा रहा था, और साथ ही में प्रोजेक्ट टाइगर जिस प्रोग्राम को 1 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था, जिसका मोटिव था एक्सटिंक्ट हो रहे बंगाल टाइगर्स को बचाने का जिम्मा लिया गया था। और साथ ही में एनटीसी यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जहां इंडिया में मौजूद सभी टाइगर्स की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया में टाइगर्स की जानें इसलिए जा रही है क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडर है, जहां इंडिया एक मेन हॉटस्पॉट है टाइगर और लेपर्ड जैसे जानवरों की स्किन, बोन और क्लॉज के इलीगल ट्रेड, क्योंकि इंडिया में से 40% सीजर्स यानी टाइगर की स्किन, बोन, क्लॉज का ट्रेड किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जानकर शौक लगेगा कि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या है, जो कि लगभग 70% to 75% होती है। जिसे संख्या में बात करें तो लगभग 4000 के करीब। दोस्तों आपको एक बात जानकर शौक लगेगा कि इंडिया में हर साल 150 से 300 टाइगर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन आखिर सरकार इन नंबर्स को क्यों बढ़ाना चाहती है? जहां बुंदेलखंड में 2004 और 2008 से ही लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, और वहीं 2006 से 2016 तक तो ग्राउंड वाटर 60% तक नीचे चला गया था। वहीं ये समस्या जब सरकार को दिखता है तो सरकार एक आइडिया प्लान करती है कि मध्य प्रदेश में मौजूद केन नदी और उत्तर प्रदेश में मौजूद बेतवा नदी दोनों के बीच 221 किलोमीटर जितना लंबा कैनाल बनाया जाएगा, और वहीं केन नदी के ऊपर 77 मीटर्स का 2 दान डैम बनाया जाएगा, जो कि लोगों की पानी की कमी तो पूरा करेगा ही, और साथ ही में 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर को भी जनरेट करेगा। और जहां इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाएगा केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट।
जो हमारे इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। दोस्तों आपको ये सब कुछ सुनने में कितना सही लग रहा होगा कि सही तो है, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनेगा जो कि लोगों की पानी की कमी को भी दूर करेगा। लेकिन दोस्तों आप इस सबकी सच्चाई नहीं जानते कि आप जानते हैं कि ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ से गुजरेगा। जहाँ ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कई तरह की जगहों पर इम्पैक्ट डालेगा, जैसे दौदान, शाहपुरा के कई हजारों परिवार, लगभग 6000 से 7000 परिवार को मूव होना पड़ेगा और साथ ही में कई ट्राइब्स और कई कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचेगा, जैसे गोंड ट्राइब जो कि सबसे बड़े ग्रुप होगा डिस्प्लेस होने वाला, जिसका पूरा जीवन यापन वहां पर फार्मिंग और जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है उससे चलता है। साथ ही में कोल ट्राइब जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है फॉरेस्ट के एजिस पर रहने वाली, उन्हें अपने पूर्वजों की जमीन तक को खोना पड़ेगा। जहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो जगह होगी पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ लगभग 6000 से ज्यादा हेक्टेयर्स का एरिया साफ कर दिया जाएगा। वहीं 4000 हेक्टेयर्स तक का एरिया जो कि सेंसिटिव रिजर्व टाइगर एरिया में आता है, उस जगह को साफ कर दिया जाएगा। दोस्तों वो जगह जो कि टाइगर रिजर्व का दिल माना जाता है, उस जगह को साफ कर दिया जाएगा, जहाँ लगभग 2 से 5 मिलियन ट्रीज को भी काट दिया जाएगा। दोस्तों पन्ना की ये घाटियां पानी प्रोवाइड कराती हैं, खाना प्रोवाइड कराती हैं, यहाँ तक कि शेड तक प्रोवाइड कराती हैं, जो कि एक परफेक्ट जगह होगी टाइगर्स के रहने के लिए। और साथ ही में ये जगह एक हाई प्रे डेंसिटी एरिया है जहाँ पर टाइगर्स अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सब का फायदा क्या होगा जब ये जगह ही नहीं है। दोस्तों जहाँ जंगलों को काटना और टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचाना एक सही ऑप्शन नहीं है, वहीं इंसानों को प्यासा मरने देना भी बहुत गलत है। तो आखिर करें तो करें क्या? दोस्तों जहाँ सरकार का कहना है कि पन्ना के बचे हुए इलाके को नौरादेही, रानी दुर्गावती और साथ ही में रानीपुर के कुछ इलाकों से जोड़ दिया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सरकार एक प्रोटेक्टेड एरिया बना सके। और साथ ही में सरकार का कहना है कि ग्रीन ब्रिजेस बनाए जाएंगे और साथ ही में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो कि टाइगर्स को 2 डिस्कनेक्टेड फॉरेस्ट से मूव ऑन करने में मदद करेगी। और सरकार ने यही वादा किया है कि मिलियन ऑफ ट्रीज को भी प्लांट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम बात करें एक सटीक सॉल्यूशन की, तो जहाँ बुंदेलखंड में हजारों एंशिएंट चंदेला एरा टैंक्स और साथ ही में पॉन्ड्स बनाए जाने चाहिए। हवेली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें हम बारिश के पानी को जमा कर उसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही में क्रॉप के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए, जैसे थर्स्टी क्रॉप्स, व्हीट और शुगर केन के बजाय मिलेट और पल्सेस को उगाना चाहिए, जो कि कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो जहाँ सरकार को इस प्रोजेक्ट में कई तरह के चेंजेस और साथ ही में इम्प्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसान सिर्फ खाना पानी पे ही नहीं बल्कि इन जानवरों की वजह से भी जी रहे हैं। जहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है कि सरकार भले ही कितनी भी तेजी से काम करे या फिर ना करे, लेकिन फिर भी उन्हें मिनिमम 2 से 3 साल तो लगने ही वाले हैं, जिस कारण अगर लोग उस समय तक अपने ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाए तो क्या पता शायद पानी कमी पूरी हो जाए और हमें इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही ना पड़े। जहाँ दोस्तों लोगों से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग सोचते होंगे कि हम लोग क्यों करें, हमने तो पानी की वेस्टेज करी नहीं है तो हमने कूड़ा नहीं फैलाया। लेकिन दोस्तों ये बात साफ देखने को मिलती है कि ये क्राइसिस मैन मेड है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ ही में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए